वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो अभी अपन ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था दैट द एफिशिएंसी एंड द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल्स। फ्यूल के बारे में अपन ने जाना था और उसके अंदर क्या देखा था, क्या जो आपका फ्यूल है वो अच्छा फ्यूल कब होगा, गुड फ्यूल कब होगा, जब उसके कुछ अच्छे पॉइंट्स अपन ने देखे थे। गेटिंग? जिसके अंदर कैलोरीफिक वैल्यू थी, एफिशिएंसी थी, ट्रांसपोर्टेशन ईजी था, इग्निशन टेम्परेचर कम था। इस टाइप से कुछ फ्यूल्स के अपन ने के बारे में अपन ने देखा था। नाउ जो फ्यूल अच्छे नहीं होते, यानी कि जिनको अपन बोल सकते हैं द फ्यूल्स विच डू नॉट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एन आइडियल फ्यूल्स, उन फ्यूल्स के लिए अपन क्या बात करेंगे? उन फ्यूल्स के लिए अपन ने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि उनके अंदर या तो कुछ ना कुछ रेसिड्यू हो रहा होगा, रेसिड्यू बच रहा होगा, या फिर वो कुछ हार्मफुल गैसेज एनवायरनमेंट के अंदर प्रोड्यूस कर रहे होंगे जब वो बर्न होते हैं, या फिर उनका इग्निशन टेम्परेचर थोड़ा कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। तो अपन इस लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे किसकी? इस लेक्चर के अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो हार्मफुल गैसेज हैं या हार्मफुल इफेक्ट है जो फ्यूल के बर्न होने पे प्रोड्यूस होते हैं। मेजर अपन ध्यान देंगे किसके ऊपर? जो बर्निंग के बाद फ्यूल्स के जो सब्सटेंसेस बचते हैं उनके ऊपर। गेटिंग? तो फर्स्ट तो आपका कौन सा हो गया? द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन बर्निंग अ फ्यूल। सेकेंड जो आपका टॉपिक है इस लेक्चर का वो हो गया आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। गेटिंग? सो लेट्स स्टार्ट। सो हेडिंग डालते हैं, दैट इज बर्निंग ऑफ फ्यूल leads to harmful products. बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो कौन कौन से हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जो कि फ्यूल बर्न होने पे प्रोड्यूस होते हैं? पहली चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। जब मैं किसी भी फ्यूल को बर्न कर रहा हूँ अदर देन हाइड्रोकार्बन फ्यूल, जस्ट एन एग्जांपल, अगर मैं कोल को बर्न कर रहा हूँ तो क्या होगा? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होंगे। दीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स, ये जो अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे? अपने रेस्पिरेशन के थ्रू अपने लंग्स के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएंगे एंड दे विल कॉज द डिजीज लाइक अस्थमाज एंड एटसेट्रा। इस तरीके से कुछ डिजीज ये कॉज करेंगे। तो पहली चीज क्या होगी? दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। ऑन बर्निंग फ्यूल्स like coal, wood, cow dung cakes, unburnt carbon particles are produced. क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं? अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। गेटिंग? इफ आई टॉक अबाउट दैट इज जो आपका फ्यूल है वो कंप्लीटली कंबस्ट नहीं हो रहा या वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा, तो क्या होगा? उस केस के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? उस केस के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। क्या प्रोड्यूस होंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड गैसेस प्रोड्यूस होगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ पॉइजनस गैस। कैसी गैस है ये? इट इज अ पॉइजनस गैस। व्हाई इट इज पॉइजनस? क्यों होती है पॉइजनस? क्योंकि इसको थोड़ा बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से समझते हैं। आप क्या करते हैं जब आप ब्रीदिंग करते हैं, जब आप रेस्पायर करते हैं, तो उस टाइम में क्या होता है? आप ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स आप लेते तो एयर को है, उसके अंदर से क्या हो रहा है? जो ऑक्सीजन आपके कैपिलरीज जैसे लंग्स के थ्रू, लंग्स के एल्वेली से एल्वेली सैक्स में, और उसके थ्रू किसके अंदर जा रही है? ब्लड कैपिलरीज में जा रही है, और ब्लड कैपिलरीज से आपके सेल्स के अंदर जा रही है। वहां पे क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज ऑक्सीजन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली में जा कहाँ पे रही है? आपके ब्लड स्ट्रीम में कौन जा रही है? ऑक्सीजन गैस जा रही है। बट इफ आई टॉक अबाउट व्हाट? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब आप कार्बन मोनोऑक्साइड का अमाउंट अगर कंटेंट ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी क्या हो रहा है? आपके अंदर लंग्स के अंदर जा रही है, और लंग्स से कहाँ पे जा रही है? लंग्स के थ्रू आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जा रही है। और अगर मैं बात करता हूँ हीमोग्लोबिन की, तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, ऑक्सीजन से तो वो कनेक्ट हो ही रहा है, बट हीमोग्लोबिन जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कनेक्ट होगा तो उसकी एफिनिटी कितनी होती है? 50 टाइम्स ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। इसका मतलब जब आप इनहेलेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को भी ले रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके क्या होगा? जो आपका हीमोग्लोबिन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में कंबाइन हो जाएगा। गेटिंग? और क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, और विच इज़ वेरी पॉइजनस टू अस। गेटिंग? एंड इट में ऑल्सो कोज टू डेथ। अगर आप किसी क्लोज रूम के अंदर
फायर को बर्न करके रख रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद क्या होगा, ऑक्सीजन धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, और इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से क्या होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होने की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस होगी, गेटिंग। और वहाँ पे अगर कोई वेंटिलेशन नहीं है एंड सपोज दैट आपको क्या हो गया, आपको नींद आ गई, तो उस केस में क्या होगा, आप इनहेलेशन तो कर रहे हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन आपका चल रहा है, आप ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम में क्या होगा, आपके जो बॉडी है उसके अंदर लार्ज अमाउंट के अंदर कौन सी गैस एक्यूमुलेट हो रही है, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, और धीरे धीरे आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, गेटिंग। तो ऐसे बहुत से केसेस भी रजिस्टर हुए हैं, कहाँ पे, विलेजेस के अंदर, जहाँ पे लोग बाग क्या करते हैं, अंगीठी को जला के इन द विंटर्स छोड़ देते हैं और उसी रूम के अंदर रूम को पैक करके सो जाते हैं, और सुबह वो कैसे मिलते हैं, दे आर फाउंड एज डेड, गेटिंग। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ वेरी पॉइजनस गैस। So on incomplete combustion, carbon monoxide that is CO gas is produced which is poisonous and may lead to death. It is poisonous and may lead to death. इसका मैंने आपको रीजन बता दिया, क्यों करेगा, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ में कंबाइन होगी और क्या बनाएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी विच इज वेरी पॉइजनस, गेटिंग। एंड क्यों बना रही हो, क्योंकि जो आपका हीमोग्लोबिन है उसकी एफिनिटी ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत ज़्यादा होती है, गेटिंग। थर्ड थिंग, अगर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, अगर मैं पेट्रोल एंड डीजल को बर्न कर रहा हूँ तो उनसे क्या प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनसे क्या प्रोड्यूस होंगे, उनसे प्रोड्यूस होंगे आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस, गेटिंग। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस आपका क्या है, दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। एंड मेटल नॉन मेटल चैप्टर के अंदर आप देख के आ चुके हैं, जो आपके नॉन मेटल से जब उनका कंबशन होता है या उनका जब ऑक्सीडेशन होगा, वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और नेचर कैसा होता है नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का, द नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक। इसका मतलब जो आपकी SO2 गैस है, जो SO3 गैस है, उनका नेचर कैसा है, दीज आर एसिडिक, गेटिंग। सिमिलरली जब अपन पेट्रोल को बर्न कर रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज हो रहे हैं, गेटिंग। सो जो आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, दिस इज ऑल्सो व्हाट, दैट इज नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। और ज़्यादातर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होगा, यस, दैट इज एसिडिक। अदर देन H2O, CO, N2O एंड NO, इन 4 नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स का नेचर कैसा होता है, इनका नेचर होता है न्यूट्रल। बाकी सभी का नेचर कैसा होगा, दैट इज एसिडिक, गेटिंग। Diesel, coal on burning produces SO2 gas, while petrol on burning produces oxides of नाइट्रोजन। हाँ, तो क्या हो गया, अगर आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन प्रोड्यूस हो रहे हैं, आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस या सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या हो रहा है, इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि जब ये वाटर के साथ कंबाइन करेंगे तो ये अपना कौन सा नेचर शो करेंगे, ये अपना एसिडिक नेचर शो करेंगे। और अगर अपन बात करें एसिडिक नेचर शो करेंगे, यानी कि जो आपकी रेन आएगी वो किस फॉर्म में आएगी, एसिडिक रेन की फॉर्म में आएगी, गेटिंग। सो दिस विल लीड टू व्हाट, दिस विल लीड टू एसिड रेन। which will lead to acid rain, getting। नेक्स्ट, अगर मैं कोल को बर्न कर रहा हूँ, यहाँ पे तो इनकम्प्लीट कंबशन था, अगर आपका कंप्लीट कंबशन हो रहा है तो उस केस में क्या प्रोड्यूस होगा, उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी, ओके, इट्स ओके। बट हार्मफुल इफेक्ट क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, हार्मफुल इफेक्ट ये है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, दैट इट इज व्हाट, इट इज अ ग्रीन हाउस गैस। कौन सी गैस है ये ग्रीन हाउस गैस है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है, जिसका हार्मफुल इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे राइज करता जा रहा है। राइज करने से क्या होगा, आपके अर्थ का टेम्परेचर राइज करने से क्या होगा, जो आपका पोलर आइस कैप्स है वो क्या हो रहे हैं, टाइम के साथ में मेल्ट करते जा रहे हैं, गेटिंग। अगर पोलर आइस कैप आपके मेल्ट हो रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, आपका
जो सी लेवल है वो राइज हो रहा है और जो आपके कोस्टल एरियाज हैं वो क्या हो रहे हैं, सबमर्ज होते जा रहे हैं। गेटिंग? तो ये पूरा इफेक्ट आता है आपके ग्लोबल वार्मिंग के अंदर। सो ऑन कंप्लीट कंबशन of some fuels also produces carbon dioxide gas, that is CO2 gas, which is a greenhouse gas. And results into that is global warming. सो स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने यहाँ पे कुछ नई टर्म्स देखी। कौन कौन सी टर्म्स देखी आपने यहाँ पे? दैट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे देखा है एसिड रेन। सेकंड जो आपने यहाँ पे देखा है दैट इज व्हाट, ग्रीन हाउस गैस। एंड थर्ड जो आपने यहाँ पे देखा है दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट जो आपका लेक्चर है उसके अंदर अपन इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, बट इस लेक्चर के अंदर अपन क्या देखेंगे, इन्हीं टर्म्स को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे आपको पता चल गया एसिड रेन क्या होती है, जो आपके रेन आ रही है वो किसके साथ कंबाइन हो रही है, वो आपकी कंबाइन हो रही है इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ। और इन नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ कंबाइन होकर पूरा नेचर कैसा हो जाएगा वाटर का, वाटर तो आपका न्यूट्रल है बट इसके साथ कंबाइन होने पर उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक। और जब वो आपके ऊपर गिरेगी या बिल्डिंग के ऊपर गिरेगी, किसी भी मॉन्यूमेंट के ऊपर गिरेगी, तो वो अपना एसिडिक नेचर शो करेगी। और अगर मैं एसिड्स की बात कर रहा हूँ, एसिड्स आर व्हाट, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स कैसे होते हैं, ज़्यादातर एसिड्स आपके कैसे होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर के अंदर। इट में लीड टू सम स्किन डिजीजेज ऑल्सो। गेटिंग? सो ये तो आपका एसिड रेन की बात आ गई। अब बात मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग में समझा दिया, अब अपन इसको डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी होती है। तो ये आपका एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसको जो आपका फ्यूल का पार्ट था, जिसके अंदर अपन ने फ्यूल पढ़ा, टाइप ऑफ फ्यूल्स पढ़े। गेटिंग? उसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल देखे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल को भी देखा, ठीक है। और फाइनली अपन ने देखा हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बर्निंग फ्यूल्स। गेटिंग? तो ये वाला पार्ट आपका यहीं पे क्लोज होता है। गेटिंग? सो मूविंग ऑन टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट। अगर मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ तो व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? पहली चीज आपको यहाँ क्या दिख रहा है, एक तो आपको वर्ड दिख रहा है हाउस और एक आपका क्या दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। तो ये दोनों टर्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है और ये दोनों टर्म क्यों आई, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज क्या होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होती है, द ट्रैपिंग ऑफ सोलर रेडिएशन या फिर द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट एनर्जी। जो सोलर हीट एनर्जी को अगर आप ट्रैप कर रहे हैं, उस इफेक्ट के उसका क्या नाम देंगे आप, ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम देंगे। गेटिंग? द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट एनर्जी इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। गेटिंग? अब इसका नाम ग्रीन हाउस ही क्यों रखा अपन ने, तो इसका नाम अपन ने इसलिए रखा बिकॉज अगर मैं बात करता हूँ कौन से रीजन्स की, दैट इज पोलर रीजन्स, या ऐसा रीजन जहाँ पे वेजिटेशन ग्रो करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। जहाँ पे क्या हो रहा है, वेजिटेशन को ग्रो करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वाई इट इज़ डिफिकल्ट? बिकॉज वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, या बहुत ज़्यादा अपन बोल सकते हैं अप एंड डाउन से। यानी कि यार वहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका विंटर सीजन बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है। गेटिंग? यहाँ पे वहाँ पे क्या हो रही है, रेनफॉल की बात हटा दें अपन, तो अपन विंटर सीजन को डिस्कस करते हैं। वहाँ पे विंटर सीजन क्या हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक रह रहा है, तो आप वहाँ पे वेजिटेशन को ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? बिकॉज अगर वेजिटेशन को ग्रो करना है तो आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, सो दैट फूड्स के जो आपके जो प्लांट्स हैं वो क्या करेंगे, जो आपके वेजिटेबल्स हैं, जो क्रॉप्स हैं वो क्या करेंगे, वो अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। गेटिंग? तो अपन क्या करेंगे, ऐसे एरिया में जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, ऐसे एरिया में क्या कर रहे हैं अपन, एक पर्टिकुलर हाउस बना रहे हैं, एक पर्टिकुलर नर्सरी बना रहे हैं, जहाँ पे अपन वेजिटेशन को ग्रो कर रहे हैं। किस तरीके से ग्रो करा अपन ने, विद द हेल्प ऑफ द
सोलर हीट रेडिएशन। सोलर हीट रेडिएशन को अपन वहाँ पे ट्रैप कर रहे हैं। सो जब अपन उसको ट्रैप करेंगे तो कंटिन्यूसली क्या होगा, रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा, और रूम का टेम्परेचर जब ऑप्टिमम हो जाएगा फॉर द ग्रोथ ऑफ व्हाट, प्लांट्स, तो वो टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द सराउंडिंग टेम्परेचर। सराउंडिंग आसपास के टेम्परेचर में क्या चल रहा है उससे आपको मतलब नहीं है, आपके अंदर का टेम्परेचर इतना है कि जो आपका वेजिटेशन है वो अच्छे से ग्रो पर कर पाएगा। गेटिंग? तो आप वेजिटेशन ग्रो कर रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या नाम आया, ग्रीन। आप सोलर हीट रेडिएशंस को ट्रैप करके रख रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे क्या आया, हाउस। गेटिंग? तो इसलिए अपन ने इस इफेक्ट को क्या नाम दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो, इसको भी अपन लिख के देखेंगे। गेटिंग? सो ग्रीन हाउस इफेक्ट के अंदर आपने क्या देखा, दैट इज द ट्रैपिंग ऑफ solar heat radiation, or simply what, energy, is called greenhouse इफेक्ट। किस तरीके से, अगर मैं सोलर की बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से अपन ने क्या बना दिया, एक ऐसा रीजन बना दिया जहाँ पे क्या है, जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ मैं बता देता हूँ, द टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी लो। सपोज टेम्परेचर कितना है यहाँ पे, -5 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग? यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो अगर आप यहाँ पे वेजिटेशन को ग्रो करेंगे तो यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो इजीली नहीं कर पाएगी। तो सपोज यहाँ पे क्या है, आपने इस तरीके से आइस भी दिखा दी यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज द टेम्परेचर इज व्हाट, वेरी वेरी लो। सो आपने क्या करा, यहाँ पे एक हाउस बनाया विद द ग्लास रूफ, ठीक है, सो दैट क्या हो, जो सोलर हीट रेडिएशन है वो इसके अंदर आ सके। तो इस तरीके से अपन ने एक हाउस बना दिया विच इज फुली इंसुलेटेड। पूरा का पूरा कैसा है, इंसुलेटेड है, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, एनर्जी का लॉस बहुत कम होगा। गेटिंग? एक्यूरेटली इंसुलेटिंग तो आप कुछ चीज़ बना नहीं पाओगे, तो अपन क्या बात करेंगे, जो हीट लॉस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, अप्रोक्सीमेटली 0 हो रहा है। गेटिंग? सो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आपका क्या रहा है, जैसे हीट रेडिएशन तो इसके अंदर आ रही है। गेटिंग? हीट रेडिएशन अंदर आ रही है, और आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, वेजिटेशंस को ग्रो करने के लिए यहाँ पे इस टाइप से बना रखा है, जहाँ पे क्या लगा रखे हैं आपने, छोटे छोटे प्लांट्स या क्रॉप्स लगा रखे हैं। गेटिंग? तो जैसे जैसे आपके हीट एनर्जी अंदर आएगी, हीट एनर्जी आ रही है तो हीट एनर्जी क्या होगा, अंदर आएगा। गेटिंग? हीट एनर्जी विल गेट इनसाइड, अंदर आ रही है, और यहाँ पे क्या हो रही है, ये बाहर नहीं जा पाएगी। क्या हो रहा है, ये बाहर नहीं जा पाएगी। तो कंटिन्यूसली क्या होगा, हीट एनर्जी अंदर तो आ रही है बट बाहर नहीं जा पा रही, तो कंटिन्यूसली हीट के एनर्जी के अंदर आने से क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कहीं जो कुछ अमाउंट से बढ़ जाएगा। सपोज इसका अंदर का टेम्परेचर कितना हो गया, 25 टू 30 डिग्री सेल्सियस, या 25 टू 35 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर अब हो चुका है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, आपका जो सोलर हीट रेडिएशन है, आपने उसको क्या करा, आपने उसको यहाँ पे ट्रैप करके रख लिया। गेटिंग? तो ये क्या हो रहा है, आप यहाँ पे वेजिटेशन को ग्रो कर रहे हैं, किसका यूज़ कर रहे हैं, आप एक हाउस का यूज़ कर रहे हैं विच इज़ मेड अप ऑफ ग्लास। गेटिंग? या नर्सरी जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं, तो इस इफेक्ट को अपन ने क्या नाम दिया, इस इफेक्ट को अपन ने नाम दिया है ग्रीन हाउस इफेक्ट। गेटिंग? सो ये तो अपन ने डायग्राम बनाया, अब अपन इसी को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं, the trapping of solar heat radiations is called greenhouse effect in the regions where the temperature of the surrounding is very low. In the regions where the temperature of the surrounding is very low, the growth of plants and crops becomes very difficult or next to impossible. So to upbring the crops and vegetation
द ट्रैपिंग ऑफ सोलर हीट एनर्जी इज यूज। क्या करते हैं अपन? फॉर अपब्रिंग द क्रॉप्स एंड वेजिटेशंस अ ग्लास rooftop house is built which entraps the solar heat energy and maintains the temperature optimum for the growth of plants. For the growth of plants, or you can simply say vegetation. This is called ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसीलिए अपन ने इसको क्या नाम दिया? ग्रीन हाउस इफेक्ट। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ये तो आपका कौन सा टॉपिक हो गया? ग्रीन हाउस का। अब ग्रीन हाउस होता क्यों है? वाई दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट वर्क्स? ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पे सोलर हीट एनर्जी अंदर जा रही है, बाहर नहीं जा पा रही। गेटिंग? तो इसको अब अपन देखेंगे, यानी इसके पीछे की जो साइंस है उसको अपन अब अच्छे से देखेंगे। गेटिंग? तो इस चीज़ को आप नोट डाउन करें, ठीक है। एंड अब अपन इसके पीछे साइंस देखेंगे। सो अगर मैं बात करता हूँ किसकी? सन की। तो सन क्या कर रहा है? रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है अलग अलग वेवलेंथ की, उन सभी को क्या कर रहा है? एमिट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे टर्म यूज करा वेवलेंथ। तो व्हाट इज अ वेवलेंथ? वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ इज सिंपली अ लेंथ ऑफ अ वेव। अगर मैं वेव की बात कर रहा हूँ तो आपने वेव को इस तरीके से देखा होगा। गेटिंग? वेव आपकी इस तरीके से। तो अगर मेरे को इसकी लेंथ की पता करनी है तो अपन क्या करेंगे? टू कंसेक्यूटिव ट्रफ या टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और वो क्या हो जाएगी? उस वेव की लेंथ हो जाएगी, जिसको अपन डिनोट करते हैं बाय द नेम ऑफ वेव लेंथ। अब ये क्रेस्ट और ट्रफ क्या होते हैं? ठीक है। सो दीज आर द अपर पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट्स आर कॉल्ड ट्रफ। तो अगर मैं इनके बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो क्या ये एक पूरी वेव हो रही है क्या? यस, इट इज अ कंप्लीट वेव। अगर मैं इनके पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट करूं तो ये भी क्या हो रहा है? एक कंप्लीट वेव हो रही है। या मैं अगर इस सिंगल पॉइंट से लेके एक पूरी वेव को कैलकुलेट करूं, जिसके बाद से ये वेव अपने आप को क्या कर रही है? रिपीट कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा? उसका वेव लेंथ हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दिस डी इज वॉट? अ लेंथ ऑफ अ वेव, जिसको अपन कैसे डिनोट करेंगे? वेव लेंथ से डिनोट करेंगे। तो आप यहाँ पे इजीली पता लगा सकते हैं कि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या इस वेव की लेंथ ज़्यादा है। सो इसके लिए कितना आएगा आपका? या तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट करें, दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। सो दिस इज व्हाट? दिस इज द वेवलेंथ। सो इट इज ऑब्वियस, इसकी लेंथ क्या है? छोटी है, इसकी लेंथ बड़ी है। या फिर अपन बोल सकते हैं ये जो आपकी वेव है इसकी वेवलेंथ छोटी है, दिस रेडिएशन इज ऑफ स्मॉल वेवलेंथ एंड दिस रेडिएशन इज ऑफ लार्जर वेवलेंथ। गेटिंग? तो ये इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, तब आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट समझ में आएगा। तो ये हो गया आपके वेव्स के बारे में। गेटिंग? अगर अब मैं बात करता हूँ सन की। तो सन क्या कर रहा है? रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। अलग अलग टाइप के रेडिएशंस को एमिट करता है, जिसके अंदर एक रेडिएशन होती है जिसको अपन बोलते हैं इंफ्रारेड रेडिएशंस। कौन सी रेडिएशंस? इंफ्रारेड रेडिएशंस। तो जब आपकी इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिट हो रही है, वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो डिपेंड कर रही है आपका जो सरफेस है उसके टेम्परेचर पे। दैट इज द सरफेस द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग ऑब्जेक्ट। गेटिंग? जो टेम्परेचर है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो क्या कर रहा है? रेडिएशंस को एमिट कर रहा है। उसके ऊपर क्या डिपेंड कर रही है? वेवलेंथ डिपेंड कर रही है। अगर मैं सन की बात करूँ तो सन का क्या है? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो जो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो कैसे आएगी? वो बहुत ज़्यादा स्मॉल आएगी। गेटिंग? बिकॉज जो आपका वेवलेंथ है, जो वेव की लेंथ है, जो आपका वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करेगा? वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टू द टेम्परेचर ऑफ द एमिटिंग ऑब्जेक्ट।
गेटिंग, अगर सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो इसकी वेवलेंथ कैसी होगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी। अगर बहुत ज़्यादा स्मॉल होगी तो क्या करेगी, इजीली पेनिट्रेट करके निकल जाएगी। तो जो आपके सन से अर्थ में या अर्थ के एटमॉस्फेयर को जो क्रॉस करते हुए आपके जो अर्थ की सरफेस पे रेडिएशन आ रही है, वो क्यों आ रही है, बिकॉज द वेवलेंथ, द इंफ्रारेड रेडिएशंस एमिटेड बाय द सन, वो कैसी है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है, बहुत बहुत ज़्यादा स्मॉल है। इस वजह से वो क्या हो रही है, आपके अर्थ की सरफेस तक आ रही है। गेटिंग, अर्थ क्या कर रहा है, उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, और जो गैसेस प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर वो क्या कर रही है, उन हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है। गेटिंग, अब सेकंड केस क्या होगा, ये तो हो गया आपका डे टाइम में। नाइट टाइम में क्या हो रहा है, जब जिस साइड पे आपका सन फेस नहीं कर रहा अर्थ को, उस टाइम में क्या होगा, जो आपका अर्थ है वो कैसे बिहेव करेगा, वो एज ए बिहेव करेगा एज एन एमिटिंग ऑब्जेक्ट। अब वो क्या करेगा, रेडिएशंस को एमिट करेगा। जो आपका अर्थ का सरफेस है वो रेडिएशंस को एमिट करेगा। गेटिंग, अगर आपका अर्थ है तो अर्थ का टेम्परेचर ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि जो इससे एसोसिएटेड वेवलेंथ है वो कैसी होगी, बहुत ज़्यादा बड़ी होगी इसके कंपैरिजन में। इस वजह से क्या हो रहा है, जैसे वो एमिट करेगा वो कंप्लीटली एमिट नहीं कर पाएगा, वो वापस से एटमॉस्फेयर से टकरा के सरफेस पे आ जाएगी, जिसको अपन बोलेंगे री रेडिएटिंग। गेटिंग, री रेडिएटिंग टू द अर्थ सरफेस। वापस से क्या हो रही है, अर्थ के सरफेस पे जो वेवलेंथ है, लॉन्गर वेवलेंथ है, लॉन्गर इंफ्रारेड वेवलेंथ है, वो वापस आपके मतलब लॉन्गर इंफ्रारेड वेव्स है, वो क्या हो रही है, वापस आपके अर्थ के सरफेस के ऊपर आ रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, जो आपका टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स। गेटिंग, इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कम नहीं हो रहा नाइट के अंदर, प्लस टेम्परेचर भी मेंटेन है। सेकंड डे वापस क्या होगा, वापस से आपका जो सन है वो आएगा एंड वापस से क्या कर रहा है, रेडिएशंस को सेंड कर रहा है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो अर्थ का टेम्परेचर वो कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज वहां पे क्या प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट है, जो अर्थ के जो इन रेडिएशंस को उनको एब्जॉर्ब करती है। गेटिंग, तो ये तो हो गया थ्योरेटिकल। अब मैं आपको ड्रामेटिकली इसको समझाऊंगा, फिर अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे पॉइंट्स के अंदर। गेटिंग, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेव। सो अगर मैं वेवलेंथ को बात करता हूं तो व्हाट इज वेवलेंथ, वेवलेंथ इज सिंपली लेंथ ऑफ अ वेव, डिनोटेड बाय, इसको अपन किससे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय दिस सिंबल, इसको अपन नाम देते हैं लेमडा। इस सिंबल के थ्रू अपन इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। सो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो क्या अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे मैंने इसको किससे दिखाया है, डी के साइन से दिखाया। गेटिंग, तो इस वेवलेंथ के इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है या इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इस वेव की जो लेंथ है दैट इज, इसकी वेवलेंथ कम है एज कम्पेयर टू दिस वेवलेंथ। समझ में आएगी बेटा, समझ में आएगी बात, तो आगे मूव करते हैं। ओके, सो अभी जो आपको बताया थ्योरेटिकली, दैट इज व्हाट द वेवलेंथ, दैट इज sigma, it is inversely proportional to what, temperature of emitting object। जो इंफ्रारेड की वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ एमिटिंग ऑब्जेक्ट। गेटिंग, अगर सन का टेम्परेचर क्या है, इफ आई टॉक अबाउट सन, सन का टेम्परेचर क्या है, बहुत 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 ज़्यादा हाई, तो जो रेडिएशन आएगी, जो वेवलेंथ आएगी किसकी, इंफ्रारेड रेडिएशन की, दैट इज द लेमडा ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस। वो कैसी होगी, वो बहुत बहुत ज़्यादा छोटी है, यानी आपकी जो वेव है वो कैसी आएगी, वो आपकी वेव इस टाइप से आएगी। गेटिंग, जिसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज़्यादा स्मॉल है। तो इस चीज़ को आपको समझना है। सेकंड थिंग क्या है, अगर मैं अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ का टेम्परेचर ड्यूरिंग नाइट्स, या अपन सिंपली बात कर रहे हैं जब अर्थ का टेम्परेचर की क्या होगा, वैसे तो आपका अर्थ क्या कर रहा है, वैसे आपका अर्थ कोई रेडिएशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो क्या करेगा, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके रीडायरेक्ट करेगा। इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, रीडायरेक्ट कर रहा है या री रेडिएट कर रहा है। गेटिंग, तो इस वजह से क्या होगा, ऑन री रेडिएटिंग the absorbed radiations,
ऑन री रेडिएटिंग, कौन रेडिएट करेगा, अर्थ सरफेस, ठीक है। सो ऑन री रेडिएटिंग द एब्जॉर्ब रेडिएशंस बाय अर्थ, तो जब इसको क्या कर रहा है, अर्थ री रेडिएट कर रहा है, तो उस टाइम में अर्थ का टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर ऑफ अर्थ इज लो, देयरफॉर जो आपका इंफ्रारेड रेडिएशन है उसका जो वेवलेंथ है वो कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा आएगा। देयरफॉर द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस, द लैम्डा ऑफ इंफ्रारेड, इंफ्रारेड को अपन किससे दिखा सकते हैं, आई आर से, ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस इज हाई। ये चीज़ें आपको समझने की रिक्वायरमेंट, जो आपका वेवलेंथ है वो क्या हो रहा है, टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका एमिटिंग ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो वेवलेंथ कैसा आएगा, बहुत ज़्यादा कम आएगा। अगर ये बहुत कम है तो ये वेवलेंथ कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा। ये अपन ने दोनों केस के अंदर देख लिया, गेटिंग। अब एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा है, एक्चुअली में क्या हो रहा है आपका, इस टाइप से हो रहा है। सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज अर्थ, ये क्या है, अर्थ है, और इसके ऊपर क्या है, दिस इज अ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, गेटिंग। यहाँ पे आपने क्या बना दिया, यहाँ पे आपने बना दिया सन, गेटिंग। तो सन से क्या हो रहा है, सन से रेडिएशन आ रही है, वो कहाँ पे जाएगी, वो आपके एटमॉस्फेयर को क्रॉस करके, सो इनको मैं छोटा दिखा देता हूँ बिकॉज ऑफ स्मॉल रेडिएशन, इस वजह से मैं इसको थोड़ा छोटा दिखा देता हूँ। कहाँ पे जा रही है ये, दे आर मूविंग टू द सरफेस, वो सरफेस तक आ रही है, गेटिंग। अब जो रेडिएशन वो सरफेस पे आ रही है, ये तो कब हो गया, ड्यूरिंग द डे टाइम। अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, सॉरी सन का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, इसलिए वेवलेंथ कैसी आ रही है आपकी, बहुत ज़्यादा स्मॉल आ रही है। कुछ क्या हो रही है, कुछ यहाँ से री रेडिएट भी हो रही है टू द स्पेस। अब बात करेंगे नाइट की। सो ड्यूरिंग द नाइट व्हाट हैपन्स, नाइट में क्या हो रहा है, इसने जब दिन भर में ड्यूरिंग द डे टाइम जब इसने रेडिएशंस को क्या करा, एब्जॉर्ब करा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैसेज, जो ग्रीन हाउस गैसेज है, इन्होंने भी क्या करा, सन की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करा। ड्यूरिंग द नाइट टाइम क्या करेंगे, ये उसको री रेडिएट करेंगे। तो जो आपका सन है, जो आपका अर्थ है, वो वापस से क्या करेगा, इन्हीं रेडिएशंस को री रेडिएट करेगा, वापस से रेडिएट कर देगा। तो ये इस तरीके से री रेडिएट करेगा, और वेवलेंथ कौन सी आएगी आपकी, लॉन्ग वेवलेंथ आएगी, गेटिंग। तो सिंस ये लॉन्ग वेवलेंथ है, इस वजह से ये क्या होगा, इस एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं जा पाएगी। कुछ स्मॉल अमाउंट में बाहर जाएगी, बट ज़्यादा अमाउंट में क्या हो जाएगी, वापस से री रेडिएट बैक हो जाएगी, कहाँ पे, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। ये वापस कहाँ पे आ रही है, अर्थ सरफेस पे आ रही है। इसका मतलब जो हीट एनर्जी है वो अर्थ से बाहर नहीं जा पा रही ड्यूरिंग द नाइट टाइम्स। इस वजह से जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। और यही कंसेप्ट क्या है, यही कंसेप्ट है आपका ग्रीन हाउस का। जब आपने क्या देखा था, आपने इस तरीके से एक हाउस बिल्ड करा था, कहाँ पे, ऐसे रीजन पे जहाँ पे आसपास का सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे सन से क्या हो रहा है, सन से जो आपका स्मॉलर रेडिएशन से, स्मॉलर वेवलेंथ वाली रेडिएशन से वो क्या हो रही है, वो ईजिली अंदर आ रही है। बट जब ये इसको री रेडिएट करेगा, वो बाहर नहीं जा पा रही, और वापस से क्या होगा, अंदर ही अंदर री रेडिएट होती जाएगी। इस वजह से इसका टेम्परेचर क्या होगा, ओवरऑल बढ़ता जाएगा। तो ये पूरा इफेक्ट होता है आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट, गेटिंग। तो इसको लिख लेते हैं, लैम्डा ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लो वेवलेंथ, ये क्या हो रही है, दिस इज अर्थ, दिस इज री रेडिएटिंग lambda of larger wavelength, re-radiating lambda of re-radiating infrared rays of larger wavelength। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वापस से टकरा के आ रही है, गेटिंग। सो नॉट कमिंग आउट ड्यू टू एटमॉस्फेयर की वजह से क्या हो रहा है, वो ज़्यादातर अमाउंट में बाहर नहीं जा पा रही, और वापस से क्या हो रही है, री रेडिएट या रीडायरेक्ट हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो ये था आपके बेसिक साइंस बिहाइंड द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। अब अपन इसका देखेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट अपन ने पढ़ लिया, तो इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज क्या हो गया इसका ग्रीन हाउस इफेक्ट का, दिस पार्ट। अपन इसको कहाँ पे यूज कर रहे हैं, फॉर अपब्रिंगिंग द वेजिटेशन इन द पोलर रीजन्स, और ऐसे रीजन्स में जहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा लो है, गेटिंग। सो दिस इज द एडवांटेज, मैं अपन ने इस पॉइंट को देख लिया। और अपन देखेंगे इसका डिसएडवांटेज। इसका डिसएडवांटेज क्या रहा है, इसका डिसएडवांटेज मेनली ये डिसएडवांटेज है, अगर
आपका लार्जर अमाउंट में अर्थ ये जो रेडिएशन से इंफ्रारेड रेडिएशन अगर बाहर नहीं जा रही तो आपके अर्थ का टेम्परेचर क्या हो रहा है, धीरे धीरे राइज हो रहा है। और धीरे धीरे राइज होने की वजह से क्या होगा, जो आपके पोलर आइस कैप्स हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होना स्टार्ट होंगे। पोलर आइस कैप्स आपके मेल्ट हो रहे हैं तो जो आपका वाटर है वो कहाँ जा रहा है, वो आपका वाटर ओशंस के अंदर आ रहा है और ओशन का लेवल बढ़ता जा रहा है। इस वजह से आपका क्या होगा, जो कोस्टल रीजन है या जो आपके आइलैंड्स हैं वो क्या होंगे, सबमर्ज होते जाएंगे। गेटिंग, सो दिस इज द बैड इफेक्ट और द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ दिस ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे, लिखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इस चीज को भी अपन ने डिस्कस कर लिया। दैट इज फॉर अपब्रिंगिंग द वेजिटेशन in the regions of low temperature. upbringing the vegetation, यानी अपन वहाँ पे वेजिटेशंस को इजीली ग्रो कर सकते हैं इस ग्रीन हाउस इफेक्ट के वजह से। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। disadvantage of greenhouse effect. So what is the disadvantage of greenhouse effect? That is global warming. तो ये आपका ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ये आपके दो वर्ड से बना है, दैट इज ग्लोबल एंड वार्मिंग। तो वार्मिंग तो क्या होगा, सिंपली टेम्परेचर राइज करेंगे, यानी कि वार्म होता जा रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, अपन इस तरीके से बोल सकते हैं। यानी वार्मिंग इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर, गेटिंग, एंड ग्लोबल इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस अर्थ। जो आपका ग्लोब है उससे आपका क्या है, ग्लोबल, और वार्मिंग यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग को अगर मैं सिंपल वन लाइन डेफिनेशन बोलूँ तो क्या बोलूँगा, जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, और इसी इफेक्ट को अपन क्या बोलेंगे, ग्लोबल वार्मिंग बोलेंगे। ठीक है, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, लिखते हैं इसको, द टेम्परेचर of earth rises continuously, the temperature of earth rises continuously, which results into melting of polar ice caps, and rising the level of oceans. So this is what global warming. अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, दैट इज व्हाट, दिस एटमॉस्फेयर। इसके अंदर ऐसी कौन सी गैसेस प्रेजेंट है जो कि क्या कर रही है, इस रेडिएशन को, इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है। यानी उन गैसेस को अपन क्या नाम देंगे, ग्रीन हाउस गैसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी गैस कौन सी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए आपको क्या सजेस्ट करा जाता है कि आप फ्यूल को कम से कम बर्न करें, दैट इज जो आपके कोल है उनको आप कम से कम बर्न करें, रादर देन यू शुड मूव ऑन टू सम अदर अल्टरनेटिव्स, जैसे कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, विंड एनर्जी, आप इनके ऊपर जाए, गेटिंग, अदर अल्टरनेटिव्स पे आप मूव करें। कार्बन को आप कम से कम बर्न करेंगे, आप जितना कार्बन कम से कम बर्न करेंगे उस केस में क्या होगा, आपका कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रिलीज होगा, एंड सिमिलरली दिस प्रोसेस विल रिड्यूस। सेकंड कौन सा हो गया आपका, वाटर वेपर। वाटर वेपर भी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, वो भी क्या करता है, वो भी आपके ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। थर्ड हो गया ओजोन लेयर, ठीक है। फोर्थ इज मीथेन गैस। मीथेन गैस भी क्या करता है, सेम वर्क करता है, इट ऑल्सो एंट्रैप द इंफ्रारेड रेडिएशंस, गेटिंग, एंड ऑल्सो एक्ट एज अ ग्रीन हाउस गैस। सो नोट के अंदर अपन वो पॉइंट डिस्कस करेंगे, दैट इज नोट लिखें,
greenhouse gases. What are the greenhouse gases? First is carbon dioxide, second is water vapor, यहाँ पे लिख लें आप इसको ब्रैकेट के अंदर, वाटर वेपर. दिस इज वॉट वाटर इन द गैसियस स्टेट, और वाटर गैसियस स्टेट में होगा तो अपन उसको क्या टर्म देते हैं, दैट इज वाटर वेपर. थर्ड दैट इज मीथेन. फोर्थ दैट इज ओजोन, O3. ओजोन का दूसरा एडवांटेज क्या है, ये क्या करता है, ये अल्ट्रावायलेट रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है. गेटिंग, या अल्ट्रावायलेट रेस को आप अर्थ तक नहीं पहुंचने देता. गेटिंग, सो इसका एक एडवांटेज वो भी है, बट ये क्या करता है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि इट इज वर्किंग एज व्हाट, अ ग्रीन हाउस गैस. नेक्स्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दैट इज CFC. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एंड एरोसोल्स. एरोसोल्स क्या होते हैं, एरोसोल्स आपके जनरली कोलॉइड्स होते हैं, जो कि किसके हो सकते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स इन गैसियस और आइदर द लिक्विड पार्टिकल्स इन गैसियस स्टेट. तो ये जो कोलॉइड्स है, दैट इज द टर्म एरोसोल्स, ये आपके कोलॉइड्स में आएंगे क्लास 9 के अंदर. गेटिंग, तो इनको छोड़ें, आप सिर्फ अभी इसको नेम को ध्यान रखें, बाकी के ये आप इनसे आप अवेयर हैं. गेटिंग, सो दीज ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर द ग्रीन हाउस गैसेज. इनका कम से कम आप यूज करें, या आप कोई सी भी चीज़ करें जिनके अंदर ये प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, तो आप उसको मिनिमाइज करें. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, ग्लोबल वार्मिंग. आपका लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है. नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे दैट इज एसिड रेन. ओके, थैंक यू ऑल.